नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राममोहन शर्मा। प्रदेश में अभी भी मंदिर और मस्जिद पर सियासत जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एक हवाई सवाल के जवाब पर बवाल भी हो रहा है। सवाल कुछ यूं था कि क्या अयोध्या में अगर मस्जिद तामीर हो रही है, होने पर योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा तो क्या वो जाएंगे? मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि हर मंदिर, हर मस्जिद के शिलान्यास में जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने इस पर कहा है कि अगर उन्हें बुलाया जाता है तो वो जरूर जाएंगे और इस दौरान उन्होंने ये तंज भी कसा कि जाना तो सबको चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार झूठे मुकदमों में फंसाने में माहिर है। इसके लिए अखिलेश यादव ने आजम खान और डॉक्टर कफील का उदाहरण भी दिया। उधर सरकार ने यह साफ किया है कि कानून से खिलवाड़ तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अब सवाल यही है कि क्या 2022 के चुनाव के लिए ये आरोपों की सियासत एक तरह का बेस, एक तरह का मंच तैयार कर रही है? इसी के आसपास कहीं चुनाव लड़ा जाएगा क्या? सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में मजहबी सियासत ही चलती रहेगी, इसी को हवा दी जाती रहेगी? और सवाल यह भी कि क्या धर्म के नाम पर 2022 का रोड मैप तैयार किया जा रहा है? बस इसी के आसपास करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की, महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की। अयोध्या में राम मंदिर का तो शिलान्यास हो गया, लेकिन यूपी में मंदिर मस्जिद की सियासत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर राम के नाम पर ब्रांडिंग करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी बीएसपी पर लोगों को जाति के नाम पर बांटने और तुच्छ राजनीति करने की तोहमत लगा दी। यही तो दूसरे लोग कहते थे कि हमें भगवान राम से कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को क्यों भगवान राम के लिए ब्रांडिंग कर रही है? जिनको भारत के इतिहास और पौराणिक परंपरा की जानकारी नहीं, इस प्रकार की तुच्छ राजनीति, इस प्रकार की तुच्छतापूर्ण बातों को कह करके वे समाज में वैमनस्यता और विस्ममन करने का कार्य करेंगे। राम मंदिर के बाद बात मस्जिद के शिलान्यास की भी उठने लगी है। मस्जिद के शिलान्यास में जाने को लेकर हुए सवाल पर सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में कहा, देश में हर रोज धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन सभी आयोजनों में जाना मुमकिन नहीं। जबकि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उन्हें बुलाया जाता है तो वो जरूर जाएंगे। एक मुख्यमंत्री के रूप में इन सब कार्यक्रमों के साथ जुड़ना, इन कार्यक्रमों के साथ बने रहना मेरे लिए संभव ही नहीं है। हमें कोई भी न्योता देगा, हम अगर हमारी जिम्मेदारी है जाना चाहिए न्योता, यही हमारी परंपरा है। हमारे यहाँ तो ये सिखाया गया है कि अगर आप हमें 11 रुपए देंगे तो हम 21 रुपए व्यवहार में वापस करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूं, हमें जो बुलाएगा हम जाएंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। सरकार पर झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। वो इसके लिए आजम खान और डॉक्टर कफील को भी नजीर बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को भी झूठा फंसा सकती है। इसी तरह आजम खान साहब को सब प्रशासन के लोगों ने मिलकर के उन पर जानबूझ करके झूठे मुकदमे लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही दो टूक कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ हरगिज बर्दाश्त नहीं। अगर हम एक संविधान के दायरे में रह रहे हैं तो संविधान का सम्मान और उस कानून का सम्मान हर हाल में हमें करना होगा। मुझे लगता है कानून के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके सामने इस प्रकार के संकट आएंगे। बहरहाल 2022 के सियासी रण के लिए राजनीतिक दल अपना अपना रोड मैप तैयार कर रहे हैं। लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत चंद्रमोहन जी आपका। उदयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। उदयवीर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
अजय उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उपाध्याय जी का भी बहुत स्वागत। और प्रेमकांत तिवारी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। बहुत बहुत स्वागत प्रेमकांत तिवारी जी आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रश्न आपसे ही है, क्या ये एक तरह से प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है, चाहे भगवान राम की बात हो, चाहे भगवान परशुराम की बात हो, ये धर्म युद्ध ही होगा अगर 2022 में होगा? उसको लेकर अखिलेश यादव भी एक तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। आज उनका इंटरव्यू जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव चला है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू हमने एक्सक्लूसिव दिखाया। तो एक तरह से बताया जा रहा है कि ये कहीं इसी के आसपास 2022 का चुनाव होने वाला है। देखिए, अभी चुनाव बहुत दूर है और चुनाव तो पूरे 5 साल को लेकर होता है कि 5 साल हमने क्या किया है जी। अखिलेश जी को अवसर मिला 2012 से 17 तक, उन्होंने जो 5 साल में उत्तर प्रदेश में किया, जनता ने उस पर जनादेश दिया और 14 में भी दिया, फिर 17 में भी दिया। हमने जो 17 से शुरू किया तो 19 में भी हमको दिया है और 22 में भी हमको देंगे। उनको अलार्म लगाया था 14 में और हमको मोहर लगाई है 19 में। तो इसलिए कहीं कोई वो नहीं है। अखिलेश जी पूरी तरीके से कंफ्यूज व्यक्ति हैं और उनका जो लड़कपन है वो सामने आता है बार बार, उसमें कहीं कोई स्पष्टता नहीं है। और उनकी जो राजनीति है वो केवल आत्ममुग्धता की राजनीति है, उसमें कोई दृष्टिकोण नहीं है उनके पास में कि कोई दृष्टिकोण हो, कोई दृष्टि हो। आज कह रहे हैं कि राम सबके हैं। राम सबके हैं तो पहले प्रायश्चित करें अखिलेश जी कि राम भक्तों पर गोली हमारे पिताजी ने चलवाई, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूं। अखिलेश जी तो मुख्यमंत्री के रूप में और बार बार ये कहते रहे कि पिताजी ने बिल्कुल सही किया है, मैं भी उसी लाइन को आगे बढ़ाता हूं। तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाला राम का अनुयायी नहीं हो सकता जी। और जो ये बात कह रहा है वो धोखा किसको दे रहे हैं? या तो धोखा दे रहे हैं या खुद धोखा खा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं एक बात जोड़ दे के कहूंगा अखिलेश जी को कि देखिए, कन्नौज हारना, इटावा हारना, फिरोजाबाद हारना, बदायूं हारना, ये सामान्य नहीं है, यह सामान्य घटना है। इनसे अखिलेश जी को अपनी आंखों को खोल लेना चाहिए। कन्नौज में कौन जीतता है? वही जीतता है एक सामान्य घर का लड़का सुब्रत पाठक, जिसको वो जेल में डालते हैं। इटावा में कौन जीतता है? एक दलित। लेकिन वो तो अब ये कह रहे हैं चंद्रमोहन जी, मैं इससे पहले कि उदयवीर सिंह जी के पास जाऊं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की सरकार है जो किसी को भी जेल में डाल देती है। आजम खान, कफील खान, जिसको मन करेगा उसको जेल में डाल देगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बीजेपी की सरकार जेल डालती है, अखिलेश जी की सरकार ने नहीं, बीजेपी की सरकार ने नहीं। देखिए अखिलेश जी का मैं यही कह रहा हूं कि उनका लड़कपन उनके ऊपर हावी है। अखिलेश जी जब भी इस तरह की बातें करते हैं, आजम खान जी को सरकार ने जेल में नहीं भेजा है, जैसे मायावती जी लोगों को जेल में भेजती थी, अखिलेश जी जेल में भेजते थे। आजम खान अगर जेल में है तो माननीय न्यायालय के आदेश पर हैं। अपने बेटे के 2-2 प्रमाण पत्र बनाने के लिए बीजेपी ने नहीं कहा था, ये 420 करने के लिए, जमीनों पर कब्जा करने के लिए भाजपा ने नहीं कहा था कि आप करो। सत्ता के दुरुपयोग का सबसे बड़ा नमूना इस धरती पर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम आजम खान है। मैं वही कह रहा हूं कि अखिलेश जी किसको धोखा दे रहे हैं, किससे झूठ बोल रहे हैं? प्रदेश की जनता नहीं जानती है क्या कि आजम खान क्यों जेल में है? उदयवीर सिंह जी के पास जेल में? उदयवीर सिंह जी, 2 बातें एक तरह से साफ हो रहे हैं। क्या मंदिर मस्जिद ही मुद्दा रहने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हें जहां बुलाया जाएगा वो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हर कार्यक्रम में जाना उनके लिए बतौर मुख्यमंत्री बहुत कठिन है और उचित भी नहीं है। दूसरी बात जो आज अखिलेश यादव कह रहे थे कि सवाल जो मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूं कि आज परशुराम को लेकर भी समाजवादी पार्टी चर्चा कर रही है और यह भी बता रही कि राम तो सबके हैं। मेरा प्रश्न यह है कि काम बोलता है आपका नारा पिछले चुनाव में था, तो काम से अब वापस जाति पर और धर्म पे, इसी के आसपास आप लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? शायद आपने आज अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू ठीक से सुना नहीं, क्योंकि आज के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे काम पे मैंने पहला चुनाव लड़ा था और जनता को यह समझ में आ गया है कि योगी आदित्यनाथ भी उन्हीं के काम पे खड़े हैं। अब कोई अपना काम अभी प्रदेश में नहीं कर पाए। काम मेरा, अब लोगों को एहसास हो रहा है, मैं काम पे ही चुनाव लड़ूंगा। जहां तक मंदिर मस्जिद का सवाल है जी, जो राम भक्त हैं और राम भक्तों की बात करते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही तो मंदिर बनवाया है। समाजवादी पार्टी तो पहले दिन से कह रही थी
कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसे सब मानेंगे, उसे मानिए। और आपने माना, आपकी दोनों सरकारें हुई। तो आप उस समय लोगों को जो आंदोलन कराते थे वो लोगों को मुख्यतः उनकी भावनाएं भड़काते थे। सच्चाई यही थी कि आपको कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई होनी थी। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि संविधान सम्मत निर्णय हुआ है, संविधान सम्मत कार्य हुआ है। तो हम भी तो संविधान सम्मति कह रहे थे। जब संविधान आप हाथ में लेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे, तो कानून के जो विकल्प हैं कानून में, वो आज की पुलिस भी वही करती है। यही पुलिस थी, यही पीएससी थी, यही सीआरपीएफ है, यही बीएसएफ है। ये देश की है, ये किसी पार्टी की थोड़े है। नहीं, उदयवीर सिंह, जहां तक सवाल दो परसेप्शन बनाए जा रहे हैं। मुक्त मुख्यमंत्री, एक तो आपकी बात अहंकार में अभी कहीं बोलते हैं। उदयवीर सिंह, आप बात खत्म करो ना, मैं इस पे पहले पूछ लूं, फिर आप कंप्लीट कर लें। एक मिनट बात खत्म होने दीजिए जी। जहां परशुराम जी की बात है, सुनिए बात, जहां परशुराम जी की बात है, समाजवादी पार्टी कोई परशुराम जी के सम्मान के खिलाफ थी क्या? समाजवादी पार्टी ने तो पहले भी परशुराम जी के जन्मदिन पर छुट्टी की। जैसे और धर्म और जाति और के लोगों की मान्यताओं के महापुरुषों में है, समाजवादी पार्टी सबका स्वागत सम्मान करती है। ये तो योगी जी बताएं कि वो करते हैं कि नहीं करते। उन्होंने छुट्टी खत्म की, उनको उनकी मूर्ति की स्थापना से अगर कुछ ब्राह्मण नेता करना चाहते हैं तो बीजेपी को प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है, ये तो वो बताएं। कंफ्यूज तो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ है, ठीक, जो नौता मिलने से पहले ही घोषणा कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। एक मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है? मुख्यमंत्री को जब नौता आएगा, अगर उस पर समय हो जाए, न समय हो न जाए। नहीं, लेकिन उदयवीर जी, दो परसेप्शन की बात है। योगी आदित्यनाथ तो सीधा सीधा कहने के लिए जाने जाते हैं। अब उनका मन है, उन्होंने कह दिया नहीं जाऊंगा। ये इस पे आप आलोचना भी कर सकते हैं, कीजिए। मेरा आपसे लेकिन सवाल यह है, मेरा आपसे ये सवाल था कि दो परसेप्शन है। एक बात तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो करना था वो सरकार कर रही है। लेकिन इसके साथ शफीकुर रहमान बारका आपके सांसद हैं, वो एक दूसरा परसेप्शन भी डालते हैं कि भाई ये तो बीजेपी का ही किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बीजेपी ने बनाया। ये आपके ही सांसद का कहना है। तो ये दोनों परसेप्शन एक साथ कैसे चलेंगे? देखिए, किसी सांसद का अपना विचार क्या है वो एक बात है, लेकिन यह भी सच है कि इससे पहले कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी पार्टी से उपकृत होकर राज्यसभा नहीं किया जी। वो किसी की राय हो, मैं जो कह रहा हूं वो पार्टी की राय है, मैं जो कह रहा हूं वो पार्टी की राय है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी हमारे मित्र ने बड़ा भाषण दिया कि कन्नौज हारे, तो क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर नहीं हारे? लोकसभा हारे ना लोकसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी लोकसभा, मुख्यमंत्री रहते। सवाल यह है, कानून सबके लिए एक है, तो स्वामी चिन्मयानंद के बलात्कार के मुकदमे वापस क्यों हो रहे हैं? योगी जी तो कानून के सामने सबको एक मानते हैं। जी, चंद्रमोहन जी जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं कांग्रेस के पास फिर चलूंगा। चंद्रमोहन जी, साक्ष्य पुलिस प्रस्तुत जब सब कानून के सामने एक है, 100 से 125 से तो फिर मुकदमे लिखे गए। कार्रवाई में दो चश्मे क्यों? देखिए, उदयवीर जी, मित्र उदयवीर जी विधान परिषद के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। अभी घोषणा भी की उन्होंने कि शफीकुर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं। मैं जानता हूं शफीकुर रहमान बर्क क्या बोल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। उदयवीर, उनका अपना सवाल है, सरकार जवाब दे। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। उदयवीर जी, हमने ताल ठोक कर अयोध्या के गौरव की वापसी की है। आज अयोध्या जनपद में इस बात को समझ लीजिए उदयवीर सिंह जी, माननीय उदयवीर सिंह जी, इस बात को समझ लीजिए। हमने ताल ठोक कर अयोध्या जनपद में आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। हमने अयोध्या जनपद किया है, हमने प्रयागराज किया है। हम देश के गौरव की बात कर रहे हैं। हम ताल ठोक के कह रहे हैं इस बात को। और हम कोई दिखावा नहीं करते हैं। हम वो नहीं करते हैं कि भैया रोजा अवतार तो करेंगे, लेकिन नवरात्र पर भी सामूहिक फलाहार नहीं करेंगे। ये मत करो। शमशान की चारदीवारी भी बनवाओ, फिर कब्रिस्तान भी बनवाओ। कब्रिस्तान की चारदीवारी बनेगी, लेकिन शमशान बदहाल रहेंगे। ये मत करो। जनता देखती है और जनता झूठ है, जानती है। कृपया बहस को सच्चाई के आसपास रखिए। ये झूठ है। इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बजट में साफ लिखा है कि एक ही बजट में दोनों चीज के लिए पैसा दिया गया था। सरेआम झूठ बोलेंगे तो फिर बहस का कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर सरेआम झूठ बोलना है तो कुछ भी बोल दीजिए। नहीं है, एक ही बजट में एक ही दिन दोनों चीजों के लिए बजट पास हुआ, दोनों को पैसा मिला।
हल्ला करने से किसी का तर्क बड़ा नहीं होता, हल्ला करने से किसी का तर्क बड़ा नहीं होता। आपके हल्ला करने से हो सकता है आपकी जनता खुश हो जाए, लेकिन उससे आपका तर्क बड़ा नहीं हो जाएगा। बजट उठा के देख लीजिए, एक ही बजट में दोनों चीज के लिए पैसा था। जनादेश होंगे करिए, लेकिन संविधान पक्षपात के लिए परमिशन नहीं देता, आज्ञा नहीं देता। हम संविधान मानते हैं, अब आप मानो न मानो। उदयवीर जी और चंद्रमोहन जी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मैं चलता हूं कांग्रेस पार्टी के पास जी। लगाइए आपने, ठीक है। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ। उपाध्याय जी, इन दोनों लोगों की सियासी जंग में आपको अपने लिए कुछ गुंजाइश दिखती है? क्योंकि लड़ाई किन किन मोर्चों पे लड़ी जानी है ये तो मंच सज रहा है धीरे धीरे 2022 में जाने का। आपको कुछ गुंजाइश दिखती है मंदिर की बात में, मस्जिद की बात में, या कानून व्यवस्था की बात में? कांग्रेस पार्टी को कहां गुंजाइश दिखती है अपने लिए? देखिए शर्मा जी, आप निरंतर देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से लगातार, जब से माननीय अजय सिंह बिष्ट की सरकार बनी है, तब से निरंतर जिस तरह वहां अपराध बढ़ा है। मेरा ये कहना नहीं है, ये राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो भारत सरकार है उसका रिपोर्ट है कि महिलाओं पर बलात्कार के मामले सर्वाधिक बढ़े हैं और लगभग 10.3% की वृद्धि एक पिछले साल से इस साल बढ़ी है। इसी तरह बुजुर्ग नागरिकों पर भी 12% की वृद्धि है, बच्चों पर भी वृद्धि है। तो जिस तरह से अपराध का रिकॉर्ड स्थापित करने में लगी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार, गरीबों पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, आपने देखा होगा कैसे जालौन में, हापुड़ में, अभी हापुड़ में कल की घटना है, उपाध्याय जी में किस तरह की घटनाएं हुई हैं, मैं आपको थोड़ा सा संशोधित कर रहा हूं, बस थोड़ा सा आप अपनी बात को पूरा जारी रखिएगा। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि योगी सरकार को जनता क्यों हटाए, ये तो बीएसपी भी बता रही है, सपा भी बता रही है। मैंने आपसे ये पूछा है कि कांग्रेस को क्यों लाए, उसी का उत्तर कांग्रेस को क्यों लाए, ये सवाल है आपसे। उसी का उत्तर दे रहा हूं कि इन मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर प्रदेश में जंग छेड़ने वाली बात यदि होगी, सरकार के विरुद्ध यदि कोई आवाज उठाने की बात होगी, तो आप सब देख रहे हैं लगातार कौन सी पार्टी है, किस पार्टी का कार्यकर्ता रोड पे आके कोरोना के समय में भी, जब पूरी त्राहिमाम मची हुई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, और आज भी जिस तरह की सरकार जन विरोधी नीतियां अपना रही है और उसके विरुद्ध यदि कोई आवाज उठा रहा है, तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उठा रहा है, कांग्रेस का नेतृत्व उठा रहा है। माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश लगातार लड़ाई लड़ रहा है जनता की आवाज के लिए। सत्ता में कौन रहेगा, चुनाव किसके फेवर में होगा, धर्म पे राजनीति होगी, धर्म पे नहीं होगी, हमारे लिए वो मुद्दा नहीं है। हमारे लिए एक ही मुद्दा है, रोजी और रोजगार का मुद्दा, जो उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ नहीं हो पा रहा है। सरकार को जो अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के नारे दिए थे, आज वो अपराध युक्त प्रदेश बनता जा रहा है। जिस तरह से नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था, रोजगार खत्म हो गया है। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं प्रेमकांत तिवारी जी के पास चलूंगा। और इसमें सवाल यही है कि मूर्तियों की राजनीति के बीच, मंदिर मस्जिद की राजनीति के बीच कहां गुंजाइश निकलती है? क्या कांग्रेस के लिए कोई मौका बनता है, या फिर सीधी टक्कर दो पार्टियों में, सपा और बीजेपी में ही होने वाली है? उसके लिए मंच तैयार किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चर्चा लगातार कर रहे हैं हम सियासत के धर्म युद्ध पर। 2022 का क्या मंच, क्या बेस यहां से बनाया जा रहा है। प्रेमकांत तिवारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेमकांत तिवारी जी, कोई गुंजाइश देखते हैं आप किसी दूसरे दल के लिए, बीएसपी या कांग्रेस के लिए, इस दो दलों की जो व्यवस्था है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, क्या एक तरह से मुद्दे भी अब धीरे धीरे तय होते जा रहे हैं और पार्टियां भी तय होती जा रही हैं? राममोहन जी, मैं एक बात ये देखता हूं कि जो प्रदेश का एक सिनेरियो है, ये बात तो सही है, अभी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कम से कम 1.5-2 साल बाकी है। लेकिन जैसे सर्दी आने से पहले कहा जाता है कि गुलाबी जाड़ा शुरू हो गया है, या गर्मी आती है तो कहा जाता है कि बसंती मौसम आने लगा है। तो मेरे ख्याल से वो चौसर बिछ चुकी है और उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ग्राउंड वर्क शुरू हो गया है। जिस तरीके से, अच्छा, ये जो राजनेता हैं, ये तो इनका 12 मास और 24 घंटे इनके जहन में अगर राजनीति न रहे जी, तो राजनीति में रहना बेकार है। तो कोई भी बात जो करेंगे वो एक उसमें पॉलिटिकल एंगल तो होना ही होना, राजनीतिक दृष्टिकोण तो होना ही होना है। अब सवाल एक ये है कि अगर अखिलेश यादव ने ये बात कही कि वो परशुराम की मूर्ति लगवाना चाह रहे हैं और परशुराम ब्राह्मण रूप में थे, तो मैं एक बात ये कहूंगा कि उदयवीर जी से ये कहूंगा कि ये ना भूलें कि अखिलेश यादव ने विष्णु भगवान का भी मंदिर बनाने की बात इससे पहले कही थी, और वो बात पूरी करें तो वो केवल ब्राह्मण वर्ग नहीं, उसमें बहुत सारे वर्ग कवर हो जाएंगे। इस लिहाज से विष्णु जी का पहले ख्याल रखें, परशुराम जी उनके अवतार थे, तो उनका भी ख्याल रखें तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और मस्जिद मंदिर की भी बात कही तो उससे भी दोनों ही लोगों ने, मुख्यमंत्री महाराज जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी एक मैसेज दे दिया बहुसंख्यक समुदाय के लिए, ये कह करके कोई जरूरी नहीं बहुत से कार्यक्रम होते हैं। और अखिलेश यादव ने कहा अगर मुझको बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, उन्होंने भी एक मैसेज दे दिया अल्पसंख्यक समुदाय में जी। तो ऐसी सूरत में ये बात ठीक है। अभी अखिलेश यादव का जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किए थे वो ताजे ताजे हैं, वो अभी भी वो गिनाते रहते हैं और लोगों के नजर में आते रहते हैं, क्योंकि दिल्ली जाने वाले लोग, नोएडा जाने वाले लोग आगरा एक्सप्रेसवे का अभी भी इस्तेमाल करते हैं, और वो जो और भी कुछ अपने काम गिनाते हैं उस पे लोग उससे इनकार नहीं करते। लेकिन ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी नीति जो सरकार है उसमें भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। अब एक बात जो आपने सवाल किया था कि वास्तव में किसी तीसरे दल के लिए कोई गुंजाइश बचती है कि नहीं बचती, तो ये मूर्तियों की राजनीति और ये नामकरण की राजनीति ये तो अपनी जगह चलती ही रहेगी। अभी जो 1.5-2 साल बचा है जी, उसमें देखना ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी वो कितना अपनी गतिविधियों को संचालित करती है, और कांग्रेस जो प्रियंका गांधी आई है उत्तर प्रदेश में या आने की तैयारी कर रही हैं, तो वो कितनी सक्रिय रहती हैं, ये आने वाले समय में महसूस किया जाएगा। और मैं समझ से कम अभी 3-4 महीने और देखने की बात पड़ेगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ब्रांडिंग की बात आई कि ब्रांडिंग अगर भारतीय जनता पार्टी करे या ना करे, मंदिर मुद्दे से राम को लेकर के, तो भी स्वतः और अपने आप वो भारतीय जनता पार्टी उस मामले में, उस क्षेत्र में लीड ले रही है। और मैं समझता हूं कि विपक्ष और जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में क्यों इतनी लीड मिल रही, क्यों उसको इतना एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, मैं उदयवीर जी के पास कांग्रेस की आपने रणनीति देख ली, उदयवीर सिंह वो कंफ्यूजन की राजनीति में आज अखिलेश यादव ने ताला खुलवाया, शिलान्यास किया, उसके बाद में फिर वो एक जो चुनाव है 2022 का एफिडेविट देना कोर्ट में, वो समाजवादी पार्टी अकेले लड़ने वाली है। के बाद में इस मुद्दे को फैसला दिया जाए, प्रेमकांत जी, राम काल्पनिक थे जी। प्रेमकांत जी एक सेकंड, मैं उदयवीर जी से एक प्रश्न कर रहा हूं।
मेरा प्रश्न यही था कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव तो अकेले लड़ेंगे, और उसका एक संकेत तो यहीं से मिल रहा है कि कांग्रेस भी आपको घेरने की कोशिश कर रही है। साथ में बीएसपी के अध्यक्ष तो परशुराम की खबर आने के बाद ही, मूर्ति की खबर आने के बाद ही उन्होंने कहा कि हमारा जो मूर्ति बनाने का संकल्प है वो इससे बड़ा है, बड़ी मूर्ति बनेगी। तो ये जो बीजेपी से आपको चुनौती लेनी है क्योंकि वो सरकार में है और ताकतवर भूमिका में है, लेकिन इसके साथ साथ आपके सामने ये दो पार्टियां भी हैं जिनके सहयोग से आपने सरकार बनाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं बन पाई, अब अकेले आप लड़ रहे हैं, ये हो पाएगा? ये हमारे अनुभव है, हमें अपने अनुभव से लगता है जब वो अलग लड़ते हैं, हम अलग लड़ते हैं तो ठीक लड़ते हैं, अपने अपने हिसाब से लड़ते हैं। और तत्कालिक तब की परिस्थितियों में गठबंधन को लोगों ने ठीक समझा और लोगों ने गठबंधन किया जी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने इंटरव्यू में इस बारे में भी स्पष्ट कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन लाइक माइंडेड कुछ छोटे दल हैं जिनके साथ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। गठबंधन बड़े दलों से करने का समाजवादी पार्टी का कोई इरादा नहीं। और एक मिनट में मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो ये बार बार मंदिर की बात आ रही है। अखिलेश यादव जी ने पहले कहा था कि हम विष्णु भगवान का मंदिर बनाएंगे, जिसपे हम आज भी कायम है, वो आज भी कायम है। परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना की जो बात है, वो ब्राह्मण समाज के कई नेता, जिनमें समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हैं, उन लोगों ने इस बात की घोषणा की है और वो समाजवादी पार्टी को इसमें आमंत्रित करते हैं तो समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ के जाएगी। हम हर समाज के महापुरुषों के जो कार्यक्रम होते हैं उनके जो सम्मान के लिए किया जाता है, हमको क्या दिक्कत होनी चाहिए, हम तो उसका स्वागत करते हैं। इससे पहले फतेहपुर में क्षत्रिय समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाई तो हमने लगवाई जी। मतलब डॉक्टर अंबेडकर साहब का प्रोग्राम कार्यक्रम होता है तो वो हमारे यहाँ लोग होता है, या इसके बाद सबसे ज्यादा जो आपत्ति ली वो बीएसपी ने कार्यक्रम किया। तो इसको समाजवादी पार्टी के एजेंडा की तरह जो देखा जा रहा है जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है कि वो खुल के न पक्ष में आ पा रहे हैं न विरोध कर पा रहे। नहीं, जो बीएसपी ने जो एक तरह से कदम उठाया, बीएसपी अध्यक्ष ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, इससे ये सवाल बड़ा हो गया कि देखिए दोनों पार्टियां चाह रहे हैं कि उन्हें ब्राह्मण वोट बैंक मिले अगले चुनाव में। लेकिन मेरा सवाल इसके आगे का है, आप लोग पूछते थे बीजेपी से कहना ये है कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो ये विष्णु मंदिर वाली तारीख आप बताएंगे कब तक बना लेंगे या सरकार में आके ही बनाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? वो तारीख पहले बता रखी है, वो तारीख बता रखी है। जब कोई भी दल ये घोषणा करता है कि हम अपनी सरकार में बनाएंगे तो अपने सरकार के कार्यकाल में बनाने की बात करता है। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो ये इतिहास है, ये गवाह है आप पूरा उत्तर प्रदेश, कि वो तो 22 महीने 23 महीने में इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके शुरू हुए काम को 4 साल में पूरा नहीं कर पाई है। तो आप निश्चिंत रहिए, सरकार के कार्यकाल में जब सरकार बनेगी उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही बना देंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूं। अखिलेश यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्रेडिबिलिटी है स्टेट में। चंद्रमोहन जी, सरकार में आएंगे तो मंदिर भी बनाएंगे? देखिए, इनके लिए सरकार के साथ में ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, जैसे उदयवीर जी बहुत आत्मविश्वास के साथ में सारी चीजें कह रहे हैं, अखिलेश जी अभी 75 जिलों में गए नहीं है पिछले 3 साल में, कि 75 जिलों में जाके उन्होंने समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी देख लिया। वो नहीं गए हैं 75 के 75 जिलों में, क्योंकि संगठन और बाकी सारी चीजें, उनकी तो सारी चीजें सरकार ओरिएंटेड हैं, सरकार के लिए जीते हैं वो, उनका बाकी कोई लेना देना नहीं है। राजकुमार हैं भाई, व्हाइट हाउस में रहते हैं, तो वो सरकार आने पर ही सारी चीजें करेंगे, सरकार आने से पहले कुछ नहीं करने वाले हैं वो, और सरकार कभी आनी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। ये एकदम साफ है और कुछ नहीं है इसमें। जब व्हाइट हाउस बनाया था तो बना देते जो अपना फायदा पूरा किया था। उदयवीर और उदयवीर जी, आदरणीय उदयवीर जी, मैं आपको घर का शुद्धिकरण करा के घुसते हैं। योगी भी तो जीवित तो है, दलित पिछड़ों के घर ही उनको मुख्यमंत्री आवास भी उनको अपना नहीं लगता। एक एक करके उदयवीर जी, आपको घर मिला, आपको सरकारी घर मिला, आपने उसमें आप पूजा पाठ नहीं की क्या? आप नास्तिक हो गए हो क्या? आप पूजा पाठ नहीं करते हो क्या? ऐसी बात मत करो कि मुझे सीधे सीधे बात करनी पड़े, मैं सीधे सीधे बात कहूंगा, फिर मत कहिए। और सुनिए भाई, सुना करिए, आप सुनते नहीं हो, आपके साथ दिक्कत ये एकदम साफ है। देखिए राम मोहन जी, राजनीति एकदम साफ है। नहीं, राम मोहन जी साफ, राजकुमार राजा रानी इससे ज्यादा बोलते हैं। आप पे जब आप एकदम साफ बोलने के लिए बात तो उसको इधर जी,
मुझे मत छेड़िए, मुझे मत छेड़िए। उदयवीर जी एक एक करके, चंद्रमोहन जी स्काइप पे जुड़े, उनकी ऑडियो भी क्लियर नहीं आता है, अगर बीच में आप बोलेंगे एक एक करके आप उनका उत्तर दे दीजिए, उनके उत्तर फिर मैं आपसे ले लूंगा वापस। चंद्रमोहन जी मुझे मत छेड़िए जी। देश जानता है कि टोटियां किसने चोरी की थी, टोटियां किसने उखाड़ी थी। मत बोला करिए आप इस तरीके से, मत बोला करिए। आप क्या क्या फर्जीवाड़ा करते हो सब पूरा प्रदेश जानता है भाई। आपका एजेंडा क्या है फर्जीवाड़े के अलावा? आपने चुनाव में कहा मेरे पास तो, मेरे पास भी एक बाबा है, आप किसको लेके घूमे थे? आप मत करिए फर्जीवाड़ा, ये प्रदेश जानता है। क्या ट्रैक रिकॉर्ड है अखिलेश यादव का, ये प्रदेश जानता है। आपके ट्रैक रिकॉर्ड को कोई नहीं भूला है। वही ट्रैक रिकॉर्ड है जो जवाहर बाग कांड करता है, जो मुजफ्फरनगर कांड करता है, जो आतंकवादियों की पैरोकारी करता है, जो गुंडों की और मवालियों की पैरोकारी करता है। इसी की सरकार चलाता है। आपका एकदम क्लियर है, कहीं कोई दुविधा नहीं है। प्रदेश की जनता ने आपको बार बार लगातार जरा 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 अंदर झांकिए, 14, 17, 19 3 बार, एक बार नहीं 3 बार आपको बताया है कि आपने मुलायम सिंह जी के नाम की राजनीति आप नहीं कर पा रहे हो, विरासत को आप नहीं चला पा रहे हो। क्या नहीं किया आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए? कौन भूला? आप भूलो, मैं भूला हूं, प्रदेश की जनता नहीं भूली है। और क्या एक्सप्रेस वे बनाया? मत भूलिए, उस एक्सप्रेस वे का पर वोट पड़ गया है, उस रेल पर वोट पड़ गया है, मेट्रो रेल पर। मत बोलिए इनको, एकदम साफ है जी। ठीक, आपने एक टैबलेट नहीं दिया, आपने नौजवानों से वायदा किया था। हमने वायदा किया कि किसानों के कर्जा माफ करेंगे, तो पहली टैबलेट जब की, जब उसमें यह प्रस्ताव पास किया, एक टैबलेट नहीं देने वाले लोग कैसी बातें करते हो? उदयवीर जी ऐसी बातें मत करा करिए जी। उदयवीर सिंह जी बोल सकते हैं। अब चंद्रमोहन जी सुन लीजिए उदयवीर जी की बात। मेरा फोन कट गया था जी जी, मैं बता देता हूं, मेरा फोन कट गया, मैं बता देता हूं उदयवीर जी। छोटी जो उन्होंने बातें कही हैं चंद्रमोहन, कहिए थोड़ा सुनना भी सीखें। ठीक, चंद्रमोहन जी ने जो बातें कही हैं मैं उनका लब्बो लबाब आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड सबने देखा है, आतंकवादियों की पैरोकारी। उन्होंने कहा आपका ट्रैक रिकॉर्ड जवाहर कांड जो हुआ मथुरा का, जवाहर बाग कांड, इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड आपका रहा है, इसकी याद मत दिलाइए। देखिए जवाहर बाग जो कांड हुआ था, मैं आपको बता दूं कितना झूठा है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। जवाहर बाग जब हुआ तो कहते थे कि समाजवादी पार्टी का इसमें हाथ है। इसकी सीबीआई जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुई और सीबीआई जांच के बाद किसी समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लगा पाए। हम बात करते हैं कि एक्सप्रेसवे बनाने का कार्य, विकास के कार्य करने का, तो क्योंकि विकास कुछ किया नहीं है इसलिए भाग जाते हैं इधर उधर की बातों पे। मैं पूछ रहा हूं आपको, चंद्रमोहन जी को जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में डकैती और अपहरण होना बंद हो गए थे। अखिलेश यादव जी की पूरी सरकार में कोई बड़ा केस डकैती और अपहरण का नहीं आया। इस सरकार में जैसे सरकार बनी, बनारस में, मथुरा में, गोरखपुर में, कानपुर में, गाजियाबाद में, बुलंदशहर में अपराध जो अभी सरकार चला रहे अपराधी सिंह की हत्या हुई, इस तरह के केस, अपहरण हो रहा है, मुख्यमंत्री उसी जिले में है, बच्चे की हत्या कर दी जा रही है, पुलिस जाके फिरौती देने जा रही है। कि हम कानून व्यवस्था सुधार रहे हैं, कहां सुधार रहे हो भाई? लखनऊ के चौक में डकैती हो रही है, मथुरा के सदर में डकैती हो रही है, गाजियाबाद शहर के अंदर डकैती हो रही है। तो इससे ज्यादा निर्लज्जता क्या हो सकती है कि कुछ कर नहीं पा रहे? जहां अपहरण हुआ, जो बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई, उस कप्तान पे भी कार्रवाई नहीं कर पाए। जिससे शहीद हुआ कानपुर में, उसका ऑडियो आ रहा है साहब कि उस इंस्पेक्टर को और वो वहां का कप्तान बचा रहा था, कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं। तो योगी आदित्यनाथ तो खुद ही अपराधियों के साथ है। जो पुलिस में बैठे अपराध कर रहे हैं और जो जनता में बैठे उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं अपराधी, उनको दोनों तरह से संरक्षण दे रहे हैं जी। और क्यों न दे? क्योंकि योगी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उनपे इसी तरह के पहले खुद ही 20 मुकदमे थे। उन्होंने पहले अपने मुकदमे वापस लिए, उसके बाद चिन्मयानंद जी ने बलात्कार का मुकदमा वापस लेने लगे। तो जिन लोगों को लोग लज्जा उतार के रख दी हो, वो टीवी पे आके कुछ भी चिल्लाते रहे। खिलाफ लड़ने वाले योद्धा हैं, कौन? वो अखिलेश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ के आया उदयवीर सिंह, वो योद्धा हैं, वो योद्धा योगी हैं। आप कहा हो योद्धा योगियों का सम्मान करना सीखो, वो योद्धा योगी हैं, वो अखिलेश यादव नहीं है कि बाप के नाम की राजनीति करें। वो योद्धा योगी हैं, उन्होंने ठीक के लिए मैं चंद्रमोहन जी लड़ाइयां लड़ी। ठीक, मैं इस पे कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी जरा जान लेता हूं। और
अजय उपाध्याय जी, ये सवाल जरूर है, क्योंकि जब आप प्रियंका गांधी का जिक्र कर रहे हैं तब योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि जब आपदा का वक्त था तब मदद के नाम पर मजाक आपकी पार्टी करती है, और आप कह रहे हैं कि हम सड़कों पे हैं। देखिए, पूरा देश देख रहा है कि मजाक उन मजदूरों के साथ, किसानों के साथ किसने किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार निरंतर मजाक करती रही और अभी भी कर रही है। जब वो गरीबी से मर रहे हैं, उनका रखवाला कोई नहीं है, उनका निवाला देने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी निरंतर एक एक कार्यकर्ता उसका लगातार सड़कों पर आकर के काम किया, और काम सिर्फ नहीं किया, जोगी जी के आंख को दिक्कत होने लगी। अंततः उन हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक को उन्होंने जेल में डाला। 1.5-2 महीने तक हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जेल में रहे। लेकिन आज भी वो जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और हमारे नेतृत्व ने, प्रियंका जी ने निरंतर, चाहे वो अपराध का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे किसानों के उत्थान का मुद्दा हो, हमने सदैव उस बात को उठाया है। कांग्रेस पार्टी इन लोगों की तरह झूठ बात नहीं करती। अभी भाजपा के नेतृत्व का आपने देखा क्या हाल है, कैसे लोग आपस में बिल्ली और चूहे की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। करता कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक दूसरे के आगे पीछे करने में लगे पड़े हैं। एक कांग्रेस, एक कहानी दूसरे में अरे सत्ता की दलाली, सत्ता का लार एक तरफ टपक रहा है, दूसरा सत्ता में मदहोश है। ये सत्ता की मदहोशी छोड़िए, जनता के लिए सत्ता होती है चंद्रमोहन जी। आम जनता के साथ कम से कम राहत होनी चाहिए थी। आप आए थे कि लोगों को सुरक्षा मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। क्या हुआ नौकरी के नाम पे? नौजवान क्या करता है? पहले आवेदन करता है, फिर परीक्षा देता है, फिर इंटरव्यू देता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, 5 चरण में, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है। और आपके जोगी जी की सरकार जो है मस्त है, और आप लोग यहाँ टीवी चैनल पर आकर के झूठ जितनी बरसानी है बरसा लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं उपाध्याय जी, आप लोगों की इस कहानी को, और आने वाला समय आपको वहां की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को भी देखेंगे कि आपने जो झूठे वादे किए करके आए सरकार में, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों ने सिर्फ लंबे 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 झूठे जुमले पढ़े हैं सिर्फ। ठीक है, जब बात नहीं बनती तो उपाध्याय जी कह रहे हैं जुमले पढ़े हैं। उदयवीर सिंह ये कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव भी ये कह रहे थे कि बांटने की राजनीति आप लोग करते हैं। चंद्रमोहन जी, इन दोनों निश्चित तौर पे सवालों के उत्तर क्या है? बांटने की राजनीति है सिर्फ, चंद्रमोहन जी, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हिंदू। ठीक है उपाध्याय जी, थोड़ी देर आराम कीजिए आप। चंद्रमोहन जी, पंडित जी इतना अहंकार क्यों कर रहे हो? सुन लो भैया पंडित जी, ऐसा मत करो। आपने चूहा कह दिया, हमने स्वीकार कर लिया, अब हमारी सुन लो। चूहा क्या कुतरेगा ये देख लीजिए। अमेठी हमने ले ली कुतर के, हमने परिश्रम किया, हम परिश्रम करते हैं चूहे की तरह। चूहा गणेश जी की सवारी है, सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए, बुद्धि खोल के बैठा करिए। अपमानजनक भाषा मत बोला करिए राहुल गांधी की तरह। देश सजा दे देगा आपको, प्रदेश सजा दे देगा बार बार आपको, ऐसी भाषा मत बोला करिए। देखिए एकदम साफ है, आज परसेप्शन की राजनीति है। माननीय मोदी जी का जब 2014 में पदार्पण हुआ, हमने एक ही बात कही कि अब परसेप्शन की राजनीति होगी, अब राजनीति होगी, परफॉर्मेंस की राजनीति होगी। तो आज प्रदेश में और देश में परफॉर्मेंस की राजनीति है। कौन वायदा करता है और वायदे को पूरा करता है। मैंने कहा ना कि हमने कहा 1 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे, हमने कर्जे माफ किए। हमने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में माफियाओं को खदेड़ देंगे, तो इनका कोई भी माफिया था, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, हमने उन सबको खदेड़ा के भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ गए। उदयवीर जी, आज मुख्तार अंसारी कहां पर है आपका प्रिय? आज अतीक अहमद कहां पर है आपको पता है? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये लोग क्या करते थे, आके कैसे आते थे, झूमते थे। आज 20 मुकदमे वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने मुकदमे वापस ले लिए। चिन्मयानंद जी का बलात्कार का मुकदमा आपने वापस ले लिया। ले लो, कहा वो योगी का ही राज है। अपने षड्यंत्र करके जो मुकदमे ऐसा है जो योगी जी पे नहीं था? कौन सा मुकदमा योगी जी पे नहीं था बताइए? सिपाही का भी मामला था एक, जो कोर्ट से छूटा है। इसी तरह तो विकास दुबे छूटा था कोर्ट से, छूट गया था। जो आपका प्रिय था, जो आपका प्रिय था विकास दुबे, जिसके दलाली करते थे प्रदेश के बड़े बड़े प्रमुख सचिव, जो आपकी नाक का बाल है। लेकिन इसके साथ उदयवीर जी एक सवाल ये भी है कि आप सरकार में आए, भूल गए तो आजम खान के मुकदमे लगे रहेंगे कि वापस होंगे? अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही है बच्चों की। उदयवीर सिंह जी, आप सरकार में आए, उदयवीर सिंह जी,
बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चे। चंद्रमोहन जी रुक और जाइए। मुख्यमंत्री हाथ पे हाथ रखे बैठा है, किस अपराधी को रोका है आपने? उदयवीर सिंह जी, मैं पूछ रहा था आपसे कि आजम खान के मुकदमे अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो वापस होंगे कि ऐसे ही चलते रहेंगे? अरे कोई बलात्कार का मुकदमा है उनके ऊपर? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वापस होंगे कि चलते रहेंगे? क्या तुलना कर रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूं चलते रहेंगे कि वापस होंगे? तुलना तो करिए। बलात्कार, मैं पूछ रहा हूं आपसे सरल सवाल, मुकदमा कौन सा है, क्या है, कैसे है, ये सवाल बाद का। आप वापस करेंगे कि नहीं? कैसे नहीं है? मुकदमों की कैटेगरी होती है, श्रेणी। मुकदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? जी, जो मुकदमे आप लगाते हैं किसी पे, या मुकदमे जो मुकदमे हैं उनकी श्रेणी से फर्क नहीं पड़ता। लूट, डकैती, हत्या, इनकी तुलना आप भैंस चोरी, बकरी चोरी, जो झूठे मुकदमे लगाते हैं उनसे करेंगे? नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे करेंगे? प्रदेश का तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुकदमे वापस होंगे कि नहीं होंगे? मेरा सवाल सिर्फ इतना था। राजनीति कर लो बेटा, राजनीति। चाचा मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सरकार कह रहा। लेकिन जो व्यक्ति ये कह रहा है कि कानून के लिए सब एक हैं, तो कानून के सामने एक है, ये योगी जी ने कहा है, तो जवाब उन्हें देना है। उदयवीर सिंह मुख्यमंत्री नहीं है, उदयवीर को जवाब नहीं देना। कानून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो देंगे, उनके प्रिय चंद्रमोहन जी राज्यसभा जाने वाले हैं, वो देंगे जी कि कानून के लिए सब एक है, तो कैसे एक हो जाएंगे? कुछ अपराधियों को आप पालेंगे, कुछ अपराधियों को आप मारेंगे, तो इनके पाले हुए अपराधियों के दुश्मन है, उन्हें मारते हैं। जोड़ी किसने बनाई? जोड़ी किसकी होती है सबको पता है। किसके साथ जोड़ी बना रहे? क्या 20 मुकदमे योगी जी पे नहीं थे? क्या केशव मौर्य जी पे मुकदमे नहीं थे? रवीर जी, कौन सा मुकदमा नहीं था बताओ? योद्धा है, योद्धा के रूप में कौन सा मुकदमा नहीं था? उत्तर प्रदेश का बताओ करें। उत्तर प्रदेश का सभी वर्ग और उनके साथ मुकदमों की राजनीति हो रही है। अब गुणगान करना है, योगी चालीसा पढ़ लीजिए, आपकी सरकार है। योगी चालीसा पढ़ने के बाद आप राज्यसभा चले जाएंगे, बहुत अच्छा, चले जाइए। रोजगार कैसे मिले, रोजी कैसे आपका भला हो सकता है चंद्रमोहन जी, प्रदेश को डुबो दिया आपने, प्राप्त हो, डुबो दिया प्रदेश को। ठीक है सर, समय हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन जी, उदयवीर सिंह जी, उपाध्याय जी और प्रेमकांत तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए, जुड़ने के लिए। तो इस चर्चा से एक अंदाजा तो आपको लगा होगा कि 2022 का चुनाव कितनी गर्मी में होने वाला है, कितनी तपिश में होने वाला है। मुद्दे कुछ कुछ यही रहने वाले हैं। इन पर धार देने की और तैयारी है कि कौन सा सिरा, कौन सा राजनेता पकड़ेगा, कौन सी पार्टी पकड़ेगी, यह धीरे धीरे साफ हो जाएगा। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।